बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का थर्ड लेक्चर है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ वास्ट टॉपिक। ये एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देखें, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको बेस्ट इन लेस टाइम कवर करने की कोशिश करूं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मेंट बाय क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? तो बच्चों, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एंड assessing reasons to evaluate statements, assumptions and arguments in ordinary situations। आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और आपको उन स्टेटमेंट्स को एवेलुएट करके रीज़न लगाकर अपनी अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन्स को करेक्ट, इनकरेक्ट या वैलिड प्रूफ करना होता है। ठीक हो गया? आपसे इन क्रिटिकल थिंकिंग में एक स्टेटमेंट के ज़रिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक उसका कंक्लूजन, एक उसकी अजम्पशंस और एक उसके आर्ग्यूमेंट्स। इन तीनों को आपने क्रिटिकली रीजनिंग करके और क्रिटिकली लॉजिकली थिंक करके फिर आप लोगों ने आंसर देना होता है। अगर हम बात करें ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ बेसिकली द थिंकिंग ऑफ थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पर एक थॉट दिया हुआ है, आपको उस पर थिंक करके आपको एक और थिंकिंग के ज़रिए उस तक पहुँचना है। जो क्रिटिकल थिंकिंग का गोल होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा अकीदा प्रोवाइड किया जा सके कि उस अकीदे के ज़रिए आप एक ट्रुथ, एक यूज़फुलनेस और एक रैशनैलिटी तक पहुंचना आसान हो जाए आप लोगों के लिए। एक हकीकत तक, एक सच्ची कड़वी बात तक, ठीक है, और एक मतलब यूज़फुलनेस तक पहुंचने में आपको हेल्प करता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, शुड पीपल विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर देन द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट्स बी डिबैरेड फ्रॉम सीकिंग जॉब्स। आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे इस तरह से, ठीक है, एक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। एंड देन इस तरह आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ओनली 1 and 3 आर स्ट्रॉन्ग, all are strong, only 3 and 4 are strong, only 3 is strong और none of these। ये किस केस में? जब हमारा स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम अपनी पूरी टिप्स एंड रूल्स को पढ़ने के बाद आकर सॉल्व करेंगे। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के तीन टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे उसकी थ्री टाइप्स हैं। एक है स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, एक है स्टेटमेंट अजम्पशंस और एक है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स। हम एक एक करके इनको देखेंगे कि ये होते क्या हैं, इनको सॉल्व करने के, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी टिप्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, और हमने कौन सी टिप्स को जहन में रखकर पेपर के अंदर जल्दी इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले है स्टेटमेंट कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है, इन टाइप की क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट दी होती है और उस स्टेटमेंट को फॉलो करता है कंक्लूजन्स। तो कैंडिडेट्स को क्या करना होता है कि डिसीजन अपना लेना होता है स्टेटमेंट की बेस पर कि स्टेटमेंट के साथ कौन सी कंक्लूजन मैच करी और कौन सी कंक्लूजन मोस्ट रेलिवेंट है और लॉजिकल है, ठीक है। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड रूल्स का पता होना चाहिए जो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सबसे पहला क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पर सोचना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। दूसरी टिप क्या है कि आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस, लॉजिक, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, अपना कॉमन सेंस, जब आप लोगों ने स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इनको आप लोगों ने असाइड कर लेना है। इसका आप लोगों के स्टेटमेंट कंक्लूजन में कोई काम नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट आपको बताएगी कि आपने क्या सोचना है। थर्ड टिप देखिए, तो जब कभी भी हमें एडवाइस या रिजल्ट दिया जाएगा कंक्लूजन में, ठीक है, और वो हमारा रिलेटेड होगा हमारे स्टेटमेंट से, तो आप लोगों ने उस कंक्लूजन को करेक्ट लेना है। जब कभी भी हमें स्टेटमेंट में कंक्लूजन में एडवाइस या रिजल्ट दिया हो और वो एडवाइस और रिजल्ट हमारे स्टेटमेंट से रिलेटेड हो तो फिर हम उसको ट्रू कंसिडर करेंगे। फिर चौथी टिप है कि कभी भी अज्यूम और प्रिज्यूम नहीं करना। अगर कोई कंक्लूजन आपको अजम्पशन या प्रिजम्पशन शो करवा रहा है तो दैट मीन्स कि वो कंक्लूजन रॉन्ग है। फिफ्थ टिप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप लोगों ने मोरालिटी, एथिक्स, सिंपैथी, एम्पैथी, इन सब को अवॉइड करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेटमेंट को रॉन्ग ट्रू कंसिडर करके आपने कंक्लूजन तक पहुंचना है। अगर स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि किलिंग इज़ बेनिफिशियल और नीचे कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि नो वी कांट किल एनीवन,
इट्स वेरी ब्रूटल और इट्स वेरी क्रूअल, तो आप लोग नहीं कह सकते, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाले पार्ट में। जो स्टेटमेंट कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कंक्लूजन सेलेक्ट करना है। आप लोगों को अपनी राय, अपने लॉजिक, अपना जनरल अवेयरनेस, अपनी जनरल नॉलेज, ये सब कुछ असाइड रखना है। इसका आप लोगों का ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले पार्ट में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आप लोगों ने मोरालिटी, एथिक्स, सिंपैथी, एम्पैथी को लाकर अपना आंसर गलत नहीं करना। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कंक्लूजन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में से हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखें स्टेटमेंट, एवरी मैन मेक्स हिज ओन वर्ल्ड, वर्ल्ड इज नाइदर ब्लैक नॉर वाइट। कंक्लूजन्स, दिस वर्ल्ड इज ब्लैक फॉर सम पीपल, दिस वर्ल्ड इज वाइट फॉर सम पीपल। अगर स्टेटमेंट को आप लोग देखें, एवरी मैन मेक्स हिज ओन वर्ल्ड, हर आदमी अपनी दुनिया खुद बनाता है, ये दुनिया ना ही काली है और ना ही वाइट है। तो कंक्लूजन देखें, दिस वर्ल्ड इज ब्लैक फॉर सम पीपल, कुछ लोगों ने इस दुनिया को अपने लिए ब्लैक बना रखा है, और दिस वर्ल्ड इज वाइट फॉर सम पीपल। तो जनरली अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखें तो वर्ल्ड इज ब्लैक और वाइट फॉर द मैंस हु मेड देम फॉर देमसेल्व्स, कि जिस तरीके से लोग अपनी दुनिया बनाएंगे वो वैसी उनके लिए बन जाएगी। तो कुछ लोगों के लिए ये दुनिया ब्लैक है और कुछ लोगों के लिए ये दुनिया वाइट है। बिल्कुल हमारे स्टेटमेंट के साथ ये दोनों कंक्लूजन्स रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि एवरी मैन मेक्स हिज ओन वर्ल्ड। सो दैट्स वाई हमारे यहाँ पर दोनों ऑप्शंस ठीक होंगे। जो ऑप्शंस हमें गिवन होंगे, कंक्लूजन 1 and 2 बोथ फॉलोज। एक एग्जाम्पल नंबर 2 है कि द टीवी प्रोग्राम्स टेलीकास्ट स्पेशली फॉर वुमेन आर पैक्ड विद अ वैरायटी ऑफ रेसिपीज एंड हाउसहोल्ड हिंट्स। A major portion of magazines for women also contains the items mentioned above। ठीक है, स्टेटमेंट में ये है, कंक्लूजन गिवन है, कंक्लूजन 1, वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। कंक्लूजन 2, एन एवरेज वुमेन्स प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज इन होम एंड स्पेशली इन द किचन। अब देखें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो टीवी प्रोग्राम्स है और टेलीकास्ट हैं वो ज़्यादातर वुमेन के लिए जो रेसिपीज़ होती हैं और हाउस होल्ड हिंट्स हैं वो ब्रॉडकास्ट करती हैं, और जो मेजर पोर्शन है मैगजीन्स का वो भी वुमेन से रिलेटेड है, और उसमें भी ये किचन रिलेटेड और हाउस होल्ड आइटम्स की ही बात की जाती है। कंक्लूजन पहला है कि वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। क्या हम खुद से ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि यहाँ इस स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात की गई है कि वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन निटिंग एंड ऑल अदर थिंग्स? क्या किसी ऑल अदर थिंग्स का जिक्र वुमेन के साथ ऊपर स्टेटमेंट में किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया, तो ये इररेलेवेंट कंक्लूजन है। अगर सेकंड कंक्लूजन देखें, एन एवरेज वुमेन प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज इन होम एंड स्पेशली इन द किचन, जी बिल्कुल हम इस कंक्लूजन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन, एवरेज ख़वातीन का इंटरेस्ट घर और घरेलू होल्ड और किचन से रिलेटेड होता है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमें कंक्लूजन 2 पर रेलिवेंट लग रहा है, और ये रेलिवेंट है। ठीक हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, और इसके एक्सप्लेनेशन हम ऐसे कहेंगे कि कुछ भी हमें अदर थिंग्स के बारे में स्टेटमेंट में नहीं बताया, सिर्फ 1 फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम्स और मैगजीन्स ये बता रहे हैं कि किचन रेसिपीज़ और इन सब का ऐड करना ये शो कर रहा है कि एवरेज हमारी ख़वातीन जो हैं वो इसे देखती हैं, वो इसे फॉलो करती हैं। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन पता चल रहा है कि वुमेन का, एवरेज वुमेन का इंटरेस्ट जो है वो किचन में है। ठीक हो गया, फिर आ जाता है स्टेटमेंट अजम्पशंस। अब स्टेटमेंट अजम्पशंस जो है क्रिटिकल थिंकिंग की टाइप 2 है। स्टेटमेंट अजम्पशन क्या होती है कि स्टेटमेंट अजम्पशन ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग होती है जिसके अंदर बाय रीडिंग द गिवन स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद कैंडिडेट्स नीड टू टेक द राइट डिसीजन। कैंडिडेट को राइट डिसीजन लेना है, खुद लेना है, ठीक है। राइट डिसीजन मीन्स टेकिंग द करेक्ट अजम्पशन, ठीक है। राइट डिसीजन का मतलब स्टेटमेंट अजम्पशंस में क्या है कि आपको राइट अजम्पशन चूज करनी है। अब अजम्पशन किसे बोलते हैं? देखिए, अजम्पशन एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो एक्सेप्ट ट्रू की जाती है और सही की जाती है लेकिन उसका कोई प्रूफ और एविडेंस नहीं होता। अ थिंग इज एक्सेप्टेड ट्रू और अ सर्टेन टू हैपन, यानी वो ठीक है होने के लिए, लेकिन किसी प्रूफ, ट्रुथ या एविडेंस के बगैर इस चीज को ऐसा माना जाता है कि ये ट्रुथ है और सर्टेन है। स्टेटमेंट अजम्पशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टिप्स हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पर मैंने लिखी हैं, आप गौर से देखिएगा। अभी अभी हमने बात की कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में हम लोग अपनी नॉलेज को, जनरल अवेयरनेस को यूज़ नहीं करेंगे,
लेकिन स्टेटमेंट अजम्पशंस में जैसे कि हमने अज्यूम करना है, अजम्पशन करनी है, तो यहाँ पर हमारी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कॉमन सेंस और लॉजिक इस्तेमाल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके ऑप्शंस में आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दिया जाता है। तो इम्प्लिसिट का वैसे अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कि समथिंग सजेस्टेड बट नॉट डायरेक्टली, एक चीज़ सजेस्ट की गई है लेकिन डायरेक्ट तौर पर नहीं की गई। और यहाँ स्टेटमेंट अजम्पशन में इम्प्लिसिट का मतलब होगा ट्रू या फॉलो या करेक्ट। एक्सप्लिसिट कहते हैं कि डायरेक्टली सजेस्टेड लीविंग नो रूम फॉर डाउट। एक्सप्लिसिट का वैसे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है कि लिटरल मीनिंग होता है कि कोई चीज़ डायरेक्टली एक्सप्लेन की गई है और उसमें कन्फ्यूजन का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट अजम्पशन में इसका मतलब होता है फॉल्स, रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। हमारी एक और टिप है कि जब कभी भी हमें ये वर्ड्स दिए जाएंगे अजम्पशन में, जैसे एवरी, ईच, ऑल, नन, नो बॉडी, तो फिर हम लोग इस अजम्पशन को एक्सप्लिसिट या रॉन्ग कंसिडर करेंगे, फॉल्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक बंदे की राय को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हम लोगों को वहाँ पर अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक हो गया। जब कभी भी हमें एवरी, ईच, ऑल, नन, नो बॉडी दिया होगा अजम्पशन में, तो वो अजम्पशन हमारी एक्सप्लिसिट होगी, फॉल्स होगी। assumption that will talk about future past, वो assumption जो future या past की बात करेगी, वो assumption भी explicit मानी जाएगी, यानी false मानी जाएगी। अगर हमारी assumption हमारे statement के against होगी, तब भी वो assumption explicit होगी, false होगी। अगर हमारी स्टेटमेंट जनरलाइजेशन की बात करिए, एक प्रॉपर पूरे कॉन्सेप्ट की बात करिए, और हमारा अजम्पशन जो है वो किसी स्पेसिफिक पार्ट को बता रहा है, या इसके वाइस वर्सा हमारी स्टेटमेंट स्पेसिफिक है और हमारा अजम्पशन जनरलाइज्ड है, तो तब भी हमारी वो वाली अजम्पशन एक्सप्लिसिट होगी, फॉल्स होगी। ठीक हो गया। अब अगर एग्जांपल्स देखें हम लोग, स्टेटमेंट to regain the market share, clothing company has decided to launch new products in the market. Assumptions: number 1, clothing company is facing heavy losses. Number 2, there are many competitors in the market. देखें, हमने स्टेटमेंट अजम्पशन के रूल में पढ़ा कि यहाँ पर हम अपना लॉजिक यूज़ करेंगे। ठीक है। अब अगर आप अजम्पशन 1 को देखें, क्लॉथिंग कंपनी इज फेसिंग हैवी लॉसेस, क्या यहाँ पर कहीं पर जिक्र है टू रीगेन द मार्केट शेयर, क्लॉथिंग कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट? लॉस का या किसी तरीके से मतलब डिसएडवांटेज वगैरह का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। जबकि देयर आर मैनी कंपेटिटर्स इन द मार्केट, ऐसी अजम्पशन है जो यहाँ से हमें ये प्रूव करा रही है, जो इम्प्लिसिट है। ठीक है, जो यहाँ पर बताई गई है लेकिन डायरेक्ट से नहीं बताएगी। अगर हम देखें, टू रीगेन द मार्केट शेयर, यानी मार्केट में अपनी जगह वापस बनाने के लिए क्लॉथिंग कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला किया। टू रीगेन द मार्केट शेयर का मतलब क्या था कि कंपनी अपनी शेयर खो चुकी थी और वो शेयर किसी कंपेटिटर के हाथ लग चुका था। कंपेटिटर्स हमेशा मार्केट में पाए जाते हैं। ठीक है। तो मीन्स अगर वो अपना भी शेयर, मार्केट शेयर अगेन लेना चाहती है, तो इसका मतलब है कि कोई कंपेटिटर उसके साथ compete कर रहा था। देखें, अब हम लोगों ने अपनी लॉजिक को यूज़ करके, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि मैनी कंपेटिटर्स इन द मार्केट जो है वो इम्प्लिसिट अजम्पशन है, जो यहाँ पर डायरेक्टली तो एक्सप्लेन नहीं की गई मगर रिलेटेड है, सजेस्टेड है कि टू रीगेन द मार्केट शेयर। तो यहाँ हमारा क्या आएगा? ओनली 1 एंड 2 इम्प्लिसिट। देखें, 1 तो इम्प्लिसिट नहीं है, ठीक है, और 2 इम्प्लिसिट है। ओनली 2 एंड 3 आर इम्प्लिसिट, 3 तो हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा ओनली 2 इम्प्लिसिट। अगर ओनली 2 इम्प्लिसिट नहीं है तो फिर हम नन ऑफ दीज का ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है। assumption A is irrelevant, there is nothing about loss of a company, ठीक है, in the statement, and assumption B is relevant and correct because to regain the market share it is clearly depicting the competitor's role. अगर एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. Assumptions: the rate will remain more or less same after the increase. Option B. Assumption B, the expenditure will more or less remain the same in near future. Assumption 3, the rival companies will also increase the price of the similar product. देखें, द रेट विल रिमेन मोर और लेस सेम, उन्होंने तो यहाँ पर बोला है कि जो गैप है इनकम का और एक्सपेंडिचर का, उसको
कम करने के लिए कंपनी ने सोचा है कि वो प्राइस इंक्रीज करेगी, प्राइस। तो क्या उन्होंने यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात की है? नहीं, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम रहेगा, प्राइस बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे जो रेट है वो रिमेन मोर और लेस सेम नहीं रहेगी। तो पहली अजम्पशन तो एक्सप्लिसिट है, फॉल्स है। जबकि एक्सपेंडिचर विल रिमेन मोर और लेस रिमेन सेम, ये ठीक है। द राइवल कंपनीज विल ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस। देखिए राइवल कंपनीज का यहाँ जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मे और मे नॉट, ये हम ना गेस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से और ना हम इसको फैक्चुअल मान सकते हैं कि राइवल कंपनीज जो हैं वो अपनी प्राइस इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी। तो अगर अपनी ऑप्शंस देखें तो देखिए 1 तो इम्प्लिसिट नहीं है लेकिन 2 है, ये ऑप्शन रॉन्ग। 2 इम्प्लिसिट है लेकिन 3 नहीं है, और 3 ओनली इम्प्लिसिट नहीं है और ऑल भी इम्प्लिसिट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो गैप कम करवाना चाह रही है इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान, ठीक है, और वो इस वजह से जो एक्सपेंडिचर है उसको अनअल्टर्ड रखेगी और इनकम को इंक्रीज करेगी। जबकि उधर ऑप्शन बी में यही लिखा है कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम रहेगा, लेकिन ऑप्शन ए में, अजम्पशन ए में गलत लिखा है कि इनकम ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, इनकम सेम नहीं रहेगी, ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट है। तो इस वजह से जो हमारा मेन ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ऑप्शन सी भी जो अजम्पशन 3 है वो भी इम्प्लिसिट नहीं है। अब आ जाता है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स भी इस तरह की सीरीज की स्टेटमेंट्स होती हैं जहां हमें इन विच अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू इज पुट अप एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियंस फॉर और अगेंस्ट समथिंग, जिसमें हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी ओपिनियंस दी जाती हैं जो या तो अगेंस्ट होती हैं या उसके हक में होती हैं। तो हमने कौन सी आर्ग्यूमेंट चूज़ करनी है? नीड टू चूज़ द करेक्ट आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट हमें चूज़ करनी है जो सही होगी। अब हम यहाँ पर टिप्स देखेंगे कि हमने अपना जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी करंट हैपनिंग्स, कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज का इस्तेमाल स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में भी करना है, ठीक है। हमने हमेशा एक प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट को चूज़ करना है। प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट, प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि बंदे को गोली लगी है तो वो ज़ख्मी हो गया, आप नीचे कहेंगे कि गोली तो इंसान को ज़ख्मी कर ही नहीं सकती, तो क्या ये एक प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट है? नहीं, ठीक है। उसको गोली लगी है, गन शूट हुआ है उसका, तो वो ज़ख्मी हो गया। आप कहेंगे नहीं, गन शूट तो इंसान को ज़ख्मी नहीं कर सकता, तो ये एक इम्प्रैक्टिकल और फिक्शनल आर्ग्यूमेंट होगा। आपको हमेशा एक प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट चूज़ करना है। ये एक लिस्ट है जहाँ हमें बताएगी स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट्स का, सॉरी ये STRO आएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। जी, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन से होंगे? जब हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन की, या सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन गिवन होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन गिवन होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल फैक्ट गिवन होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। जब हमें कोई सजेशन दी होगी अथॉरिटी ने, अथॉरिटी में हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, हमारी हेड जो है स्टेट के, ठीक है, PM, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे शामिल हैं। अगर इन्होंने की कोई सजेशन होगी तो तब भी वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। अगर एक्सपीरियंस से बेस्ड कुछ फैक्ट्स बताए गए होंगे तब भी वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। अगर किसी एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात की होगी तब भी वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। जब आर्ग्यूमेंट बहुत बहुत ज़्यादा हमारे स्टेटमेंट से रेलिवेंट करेगा तब भी वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। अगर हमें कोई एडवाइस और सजेशन दी होगी आर्ग्यूमेंट में और वो हमारी स्टेटमेंट से रिलेटेड होगी तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। वीक आर्ग्यूमेंट कौन से होंगे? जब बात की जाएगी इररेलेवेंट आर्ग्यूमेंट की, स्टेटमेंट से बिल्कुल हट कर आर्ग्यूमेंट दिया होगा तो वो वीक आर्ग्यूमेंट होगा। जब ओवर एग्जैजुरेशन, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की गई होगी आर्ग्यूमेंट में तो वो एक वीक आर्ग्यूमेंट होगा। जब ये वर्ड्स नन, ईच, नो वन, नथिंग, एवरी, ये सारा दिया होगा तो तब हमारा आर्ग्यूमेंट वीक आर्ग्यूमेंट होगा, ये वर्ड्स अगर दिए होंगे। अगर हमारी कंपैरिजन गिवन होगी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के दरमियान तो वो एक वीक आर्ग्यूमेंट शो करेगी। अगर एम्बेग्विटी मतलब होता है कि बिल्कुल क्लियर बात आर्ग्यूमेंट में नहीं की गई होगी स्टेटमेंट के रिलेटेड तो फिर ये एक वीक आर्ग्यूमेंट होगा। अगर हमारा आर्ग्यूमेंट हाफ एक्सप्लेन्ड होगा, आधी बात बताई होगी, प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा होगा तो वो एक वीक आर्ग्यूमेंट होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का। स्टेटमेंट है शुड कंप्यूटर नॉलेज बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। आर्ग्यूमेंट 1 है नो अवर नीड इज ब्रेड फॉर एवरीवन, वी कैन नॉट फॉलो वेस्टर्न मॉडल्स। और आर्ग्यूमेंट 2 है यस वी कैन नॉट compete in the international market without equipping our children with computers। देखें ये हमें सजेशन दे रहा है
कि बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इक्विप करना विदाउट कंप्यूटर एजुकेशन बहुत मुश्किल है और हमें अपनी चिल्ड्रंस को ये कंप्यूटर की नॉलेज देनी है। उन्होंने यही बात की है कि शुड कंप्यूटर नॉलेज बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट 1 देखें, नो आवर नीड इज ब्रेड फॉर एवरीवन, ये तो बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हैं हमारी स्टेटमेंट के। हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि क्या कंप्यूटर नॉलेज जो है वो कंपल्सरी माननी चाहिए, तो वो बिल्कुल अजीब बात करे जो आर्ग्यूमेंट 1 है। दैट्स वाई आर्ग्यूमेंट 1 हमारा फॉलो नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट 2 फॉलो करेगा। ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कंप्यूटर हैव एंटर्ड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड चिल्ड्रन नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम, सो आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। और आर्ग्यूमेंट 1 कोई रेलिवेंस नहीं दे रहा स्टेटमेंट से, बल्कि उसके अजीब से अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 देखें, शुड स्टेटमेंट, शुड मोर बिग इंडस्ट्रीज बी स्टार्टेड इन अर्बन एरियाज। आर्ग्यूमेंट्स, yes it will create job opportunities। ऑप्शन बी, नो इट विल इंक्रीज पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। अब देखें, आपको क्या लगता है कि आप लोगों को ऑप्शन जो आर्ग्यूमेंट बी है उसको वीक मानना चाहिए और ऑप्शन ए को स्ट्रॉन्ग? देखिए मेरी बात सुने, ये दोनों केसेस हो सकती हैं। दोनों केसेस इस वजह से हो सकती हैं कि बिग इंडस्ट्रीज़ के आते ही हम अपनी लॉजिक का यूज़ करें तो हमें पता है कि इंडस्ट्रीज़ के साथ पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जगह से इंडस्ट्रीज़ वाले एरिया में आना शुरू कर देंगे, अर्बन एरियाज़ में आना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर पोल्यूशन की बात करें तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ आर अ मेन रीज़न टू क्रिएट पोल्यूशन, ठीक है। इस वजह से अगर हम देखें तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ हमें इंडस्ट्रीज़ को नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये पोल्यूशन और पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेगी। तो ये जो हमारे ऑप्शंस हैं ना, आइदर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग, ये यहाँ पर करेक्ट होगा, ना कि बोथ 1 एंड 2 आर स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात हो रही है। जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात होगी तो या तो ये वाला करेक्ट होगा या ये वाला करेक्ट होगा। इस वजह से हम इस तरह की क्वेश्चंस में अपने लिए आइदर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जहन में रखिएगा, ठीक है। जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात होगी कि स्टेटमेंट में जो बात की जा रही है, एक आर्ग्यूमेंट उसका एडवांटेज शो कर रहा है और दूसरा उसका डिसएडवांटेज शो कर रहा है, तो तब हम लोग अपनी आइदर 1 और आइदर 2 स्टेटमेंट जो होगी उसको करेक्ट लेंगे। ठीक हो गया? Both arguments are strong because here advantage and disadvantage of industries is given to us, so either 1 or 2 is strong. हम अब आगे अपने लास्ट जो हमने कहा था हम एंड पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, उस तक जाते हैं। जी, हमारा ये क्वेश्चन था स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का, कि स्टेटमेंट थी, शुड पीपल विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर देन द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट्स बी डिबैरेड फ्रॉम सीकिंग जॉब्स। डिबैरेड का मतलब होता है रोकना चाहिए या मना करना चाहिए, ठीक है। उन लोगों को जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो, क्या उनको जॉब्स देने से रोकना चाहिए? आर्ग्यूमेंट्स, नो इट विल फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। Argument 2, yes, it creates complexes among employees and affects the work adversely. Argument 3, no, this goes against the basic rights of individuals. Option C, fourth argument, yes, this will increase productivity. देखें, क्या यहाँ पर किसी अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है स्टेटमेंट में? ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट बात कर रहे हैं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे किसी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की गई, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस अमंग एम्प्लॉयज़ एंड इफेक्ट्स द रेट। देखें, काम के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस आएंगे उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्या काम है? वो तो एम्प्लॉयज़ के दरमियान की म्यूचुअल जो उनकी अंडरस्टैंड इंटरेक्शन होगी उस पर डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं आ रहा सही। ये अगर हम देखें अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल्स, तो ये मोरालिटी में आ रहा है और हम यहाँ पर अपनी मोरालिटी और लॉजिक को देख सकते हैं कि बिल्कुल अगर हम देखें ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट से किसी की एजुकेशन ज़्यादा है और फिर भी उसे जॉब देने से रोक रहे हैं, तो ये उसके बेसिक राइट के अगेंस्ट है। और देखें, दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्या ये स्टेटमेंट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा अगर हम ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोगों को जॉब से रोकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ थर्ड ऐसा ऑप्शन है जो स्ट्रॉन्ग है, ओनली थर्ड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है यहाँ पर नहीं बताई गई और वर्किंग कंडीशन के अंदर इंडिविजुअल के मैटर्स जो हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, ना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है मोर क्वालिफाइड पीपल की, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक हो गया? सो डियर स्टूडेंट्स,
दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, अभी भी मतलब अगर प्रैक्टिस करने बंदा बैठे तो हज़ारों सवाल बंदा प्रैक्टिस करता जाए, ख़त्म नहीं होंगे। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू बेस्ट इन लेस टाइम। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।